जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म भौतिकी प्लस पर। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अभी आपका रिसेंट इंग्लिश का पेपर हुआ है तो वो पेपर अच्छा ही गया होगा, और अच्छा नहीं गया है कुछ बच्चों का तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो 4 मार्च को हमारा पेपर है फिजिक्स का और उस पेपर में हमें अच्छा करना है। तो सर उसके लिए क्या क्या बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी, तो वो सारी बातें छोटी मोटी या बड़ी बातें सारी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। हम पढ़ाई की बात बिल्कुल नहीं करने वाले हैं क्योंकि पूरे साल भर आपने पढ़ाई करी है, पढ़ लिया होगा सब कुछ। आज मैं पढ़ाई की बात नहीं करने वाला हूं, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो तो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी ना। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो बेटा सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूं कि जो एमपी बोर्ड में जो वेटेज है चैप्टर वाइज वो क्या है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। जब तक हमें वेटेज नहीं पता तो हमारे दिमाग में वो क्लैरिटी नहीं रहती है। तो एक बार मैं बता देता हूं फटाफट से आपको। तो बेटा यूनिट 1 और यूनिट 2 को मिलाकर अगर आप देख रहे हो तो 16 मार्क्स का बेटा पेपर आपसे पूछे जाना है। यूनिट 1 में क्या है सर? यूनिट 1 में है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा। यूनिट 2 में पूछने वाले हैं आपसे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो दोनों यूनिट को मिलाकर जो वेटेज है वो कितना है? वो 16 मार्क्स का है। ऐसे ही यूनिट 3 और यूनिट 4, यूनिट 3 में मतलब यहां पर मैग्नेटिज्म की बात हो रही है और यहां पर बात हो रही है आपसे ईएमआई और एसी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट की। इसमें जो वेटेज है बेटा वो 17 मार्क्स का है। अच्छा खासा वेटेज है दोनों का, बहुत अच्छा। ये मतलब पूरे साल भर पढ़ाई करी होगी तो आपसे अच्छा खासा आपको समझ आ गया हो कि इसका वेटेज बहुत तगड़ा है भाई, छोड़कर नहीं जाना था इनको। यूनिट 5 की बात करें और यूनिट 6 की बात करें, दोनों को मिलाकर यूनिट 5 में हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और वेव ऑप्टिक्स। इनको मिलाकर जो वेटेज है बेटा वो 18 मार्क्स का है। सबसे ज्यादा वेटेज है पूरे सिलेबस में, सबसे ज्यादा वेटेज इन्हीं का है, 5वीं और 6वीं यूनिट का। तो बहुत महत्व बेटा इसका। फिर 7वीं और 8वीं यूनिट को मिलाकर अगर मैं आपसे बात करूं, ये बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स की बात हो रही है। ड्यूअल नेचर, एटम्स और न्यूक्लियाई को मिलाकर जो वेटेज है बेटा वो 12 मार्क्स का है। तो ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और जो हमारा जो यूनिट 9 है, लास्ट वाली यूनिट अगर आप देख रहे हो तो सेमीकंडक्टर वाली यूनिट है और इस यूनिट में अगर आप वेटेज देखोगे तो 7 मार्क्स का है। ये दो यूनिट जो है, ये जो है ये सबसे आसान और सबसे ज्यादा मार्क्स लाने के लिए हमारे पास उपलब्ध है। मतलब सर बहुत कम समय लेती हैं, अच्छे मार्क्स हम गेन कर सकते हैं। तो इनको तो बेटा आपने बहुत अच्छे से तैयार किया ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारे पेपर का पैटर्न क्या है। आपने बहुत सारे सैंपल पेपर्स लगाए होंगे, परीक्षा अध्ययन परीक्षा बहुत पढ़ी होंगी, आपको ये सारी बातें हैं, लेकिन मैं क्यों कर रहा हूं? इसलिए क्योंकि आपके दिमाग में बना रहे वो एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो बेटा इस एग्जाम में आपसे टोटल 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अलग अलग फॉर्मेट में हैं। जैसे आपसे मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे 6, फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे 6, ट्रू फॉल्स पूछे जाएंगे 5, मैच द कॉलम पूछे जाएंगे 6 और आंसर्स इन 1 सेंटेंस या 1 वर्ड ये भी आपसे पूछने वाले हैं 5। तो कुल मिला के टोटल जो है वो 28 क्वेश्चन है बेटा, और हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का है। तो कुल मिला के 28 मार्क्स आपके यहां से तैयार होते हैं, 28 मार्क्स तैयार हो रहे हैं। तो बेटा मैं आगे जंप करता हूं और क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 12 तक ये जो 7 सवाल हैं ये 2 मार्क्स के सवाल हैं। 2 मार्क्स के सवाल हैं, छोटे सवाल होंगे और ऐसे क्वेश्चंस में आपकी जो वर्ड लिमिट है वो 30 वर्ड आपको लिखने हैं। बच्चे भावुक होकर बहुत ज्यादा वर्ड लिख देते हैं, 70 वर्ड लिख देते हैं, 80 वर्ड्स लिख देते हैं, या फिर बहुत कम 10-15 वर्ड में खत्म कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर आप 30 वर्ड का आपसे पूछा है, 30 वर्ड में आंसर करना है, 2-4 वर्ड ऊपर नीचे हो जाते तो चलेगा, लेकिन ज्यादा लिख देने से क्या होगा? ज्यादा लिख देने से हमारा समय खराब होता है, क्योंकि हमें बाकी सवाल भी तो करने हैं। कम लिखने से क्या होता है? वो आपको अच्छे मार्क्स नहीं देते हैं। तो आप ऐसे इस बात को विशेष ध्यान रखें कि आपको जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है उनका आंसर आपको मैक्सिमम 30 वर्ड में लिखना है। फिर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 16 तक 3 मार्क के क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन की जो नंबर है वो 4 है। 4 क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स के हैं और इनकी जो वर्ड लिमिट है बेटा वो 75 वर्ड्स में आपका आंसर करना है। इस बात को मैं बार बार दोहरा रहा हूं, ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप इस बात का ध्यान रखें। हम भावुक होकर ज्यादा लिख देते हैं, कम लिख देते हैं, ऐसा मत करें बेटा, समय खराब करेंगे अपना। फिर जो हमारे 4 सवाल है लास्ट के वो है 17 से लेके 20 तक और वो बेटा 4 मार्क्स के हैं और उसकी जो वर्ड लिमिट है वो अप्रोक्स 150 वर्ड्स है और 150 वर्ड्स है। तो आप और इसमें बेटा आपको ज्यादातर या तो डेरिवेशंस पूछेंगे या फिर वो आपसे कुछ ऐसा पूछेंगे, बहुत थ्योरी वाली चीजें पूछेंगे, जैसे एसी जनरेटर पूछ लिया, ट्रांसफार्मर पूछ लिया, ऐसी चीजें जिसमें आपको वर्किंग भी लिखनी पड़ सकती है, डायग्राम भी बनाना पड़ सकता है, थ्योरी भी लिखनी पड़ सकती है उसकी, है ना। तो ऐसे सवाल आपसे ये पूछने वाले हैं लास्ट 17 से लेके 20 तक। तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं
और आगे बढ़कर मैं आपको बता दूं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात क्यों कर रहे हैं सर? बेटा ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हमें छोड़कर नहीं जाना है। ये 25 टॉपिक आपको हर हाल में पढ़कर ही जाना है। नहीं पढ़े हैं तो अभी मोटा मोटा देख लें, आप जल्दी से पेज पलट लें, देख लें। ये 25 टॉपिक वो टॉपिक हैं जिनसे सवाल पूछते ही पूछते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस बार पूछेंगे सारे टॉपिक से। अगर ये 25 टॉपिक है तो आप मान के चले कम से कम 15 से 16 टॉपिक्स पूछने वाले हैं पेपर में। वो तो इन टॉपिक्स का ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेटा 5 डेरिवेशन है डाइपोल की, है ना, तो 5 डेरिवेशन आप याद रखना है। डाइपोल की एक्सियल पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इक्वेटोरियल पे निकालना है, जनरल पॉइंट पे निकालना है, फिर पोटेंशियल एनर्जी वाली डेरिवेशन है तो वो डेरिवेशन आपको करके जानी है। फिर इसमें जरूरी क्या है सर? गॉस लॉ। गॉस लॉ पूछ लेते हैं, गॉस लॉ का डेरिवेशन पूछते हैं, तो ये भी हमें तैयार करके जाना है। फिर बेटा अगर मैं बात करूं कैपेसिटर की, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पूछते हैं और वहां पूछते हैं कि डाइलेक्ट्रिक भर दें पार्शियली तो उसका डेरिवेशन करो क्या होगा। तो वो हमें छोड़कर नहीं जाना है, एमपी बोर्ड में कई बार पूछा गया है। फिर मैं बात करूं करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो विट्स ऑन ब्रिज से सवाल पूछते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से पूछते हैं और केवीएल केसीएल से वो एक सवाल या एक न्यूमेरिकल आपसे पूछ लेते हैं। मैग्नेटिज्म में बात करूं बेटा तो गैल्वेनोमीटर बहुत जरूरी है। गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन पूछ लेते हैं, वर्किंग पूछ लेते हैं, थ्योरी क्या है वो पूछ लेते हैं, उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, उनका फंक्शन क्या है वो भी पूछ लेते हैं, है ना। एमपीएस सर्किट लॉ आप ध्यान में रखेंगे, एमपीएस सर्किट लॉ पर चर्चा होती है, वो सवाल पूछते ही पूछते हैं उससे। फिर आता है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। बेटा ये डेरिवेशन बहुत जरूरी है, इसको वो पूछते हैं, इसको तैयार करके जाना, ठीक है भैया। फिर मैं आगे बढ़ता हूं तो ईएमआई, एसी और ईएमडब्ल्यू की बात करता हूं तो 5 चीजें। सबसे पहले इमोशनल ईएमएफ की बात कर लेते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन की बात करते हैं, और म्यूचुअल इंडक्शन में अगर मैं सीबीएसई की बात करूं तो वहां पर वो सोलेनॉइड की बात करते हैं कि सोलेनॉइड के लिए म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा। लेकिन एमपी बोर्ड में जो ज्यादा पूछा जाता है वो सर्कुलर कॉइल्स का है ना। ऐसा नहीं कि वही पूछा जाएगा, आप सोलेनॉइड का भी करके जाए बेटा, वो भी पूछा ही जाता है। रेजोनेंस और बैंडविड्थ की बात करनी है, ट्रांसफार्मर और एसी जनरेटर बेटा यहां से जो हम बता रहा था आपको भी लास्ट में, वो सवाल यहीं से बनने वाले हैं जिनमें आपको 175 में आंसर, 175 वर्ड्स में आंसर करना है। ये वाला जो मैं आपको बता रहा था अभी, है ना, तो वो सॉरी जिनमें आपको 150 वर्ड्स में आंसर करना था वो वाले, तो इसका विशेष ध्यान रखें आप। दूसरा, फिर मैं बात करूं आपसे ऑप्टिक्स की, तो ऑप्टिक्स में जो सबसे ज्यादा पूछने वाला है वो है लेंस मेकर फॉर्मूला। और सर एक और क्या है, यहां मैं मेंशन नहीं कर पाया हूं, वो है बेटा, अगर मैं उसकी आपसे बात करूं तो वो है रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस। सर ये क्यों है बेटा? क्योंकि इससे ना ये बार बार पूछा जा रहा है और बार बार इसको पूछ रहे हैं। देखो जी, बच्चों ने जो पढ़ा होता है वो ये पढ़ा होता है कि सर μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन r। वो इस फॉर्म में पूछते ही नहीं है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछते हैं। मॉडिफाई कैसे? अगर मैं सब जगह से μ1 कॉमन ले लूं तो यहां से मुझे क्या दिख रहा है? यहां से मुझे दिख रहा है बेटा μ2 अपॉन μ1 दिख रहा है अपॉन v। यहां से मुझे दिख रहा है 1 अपॉन u और यहां से मुझे दिखा μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 अपॉन r। अब μ2 अपॉन μ1 को हम क्या बोल देते हैं बताओ? μ2 अपॉन हम μ1 को बोल देते हैं हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तो इसको बेटा एमपी बोर्ड में वो n से दिखा देते हैं, तो यहां बन जाता है बेटा n और ये आ जाता है v, यहां आया 1 अपॉन u, यहां पर आ गया n माइनस 1 अपॉन r। इस तरीके से वो एमपी बोर्ड में आपसे पूछते हैं, तो ध्यान रखना। अगर आपको ये पता है तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना वो अलग अलग तरीके से पूछ लेते हैं। तो ये जो रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस है बेटा, इसको छोड़कर नहीं जाना, इसको पढ़कर जाना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए फिर बेटा मैं बात करता हूं, तो फिर मुझे बात करनी है आपसे टीआईआर की। टीआईआर आपको पढ़कर जाना है ना। वो डेफिनेशन पूछ लेते हैं, कंडीशंस पूछ लेते हैं कि टीआईआर यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या है, तो ये पढ़कर जाना है। फिर वो बेटा टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप से एक बड़ा वाला सवाल पूछते हैं जिनके आंसर हमें 150 वर्ड्स में करने होते हैं, तो वो यहाँ से वो सवाल बन सकता है। बाईडीएससी से भी सवाल पूछते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से भी सवाल पूछते हैं। एक बेटा इसमें प्रिज्म वाला और है, उसको भी तैयार कर सकते हैं। प्रिज्म वो मिनिमम डेविएशन वाली कंडीशन आपसे पूछ लेते हैं, प्रिज्म एंगल की बात कर लेते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में ये जो लिखे हुए हैं बेहतरीन इंपॉर्टेंट है बेटा सारे के सारे। अल्फा स्कैटरिंग, वोहर्स मॉडल, एटॉमिक स्पेक्ट्रा और बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग न्यूक्लियस में से अगर वो सवाल पूछेगा तो आपसे बाइंडिंग एनर्जी
पर न्यूक्लियन या बाइंडिंग एनर्जी से सवाल पूछने वाला है। सेमीकंडक्टर में जो सवाल पूछे गए हैं, जो पूछने का चलन है उनका, वो यहां से है। सेमीकंडक्टर में बेटा वो सबसे पहले रेक्टिफायर से पूछते हैं, और रेक्टिफायर आपको पता है दो प्रकार के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, तो वहां से सवाल पूछते हैं। और मैं जो देख रहा हूं गत वर्षों में जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो डिफरेंस पूछते हैं। एक तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, दूसरा वो पूछते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर में। तो ये आप तैयार करके जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर समझते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। तो बेटा बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम्स मुझे जनरली दिखाई देती हैं एग्जाम लिखते समय, एग्जाम में तो वो दिक्कत क्या है, सबसे पहली बात है सर हम बहुत धीमे धीमे लिखते हैं, धीरे धीरे लिखते हैं। एक समस्या है सर, हमारा तो जो समय मिलता है उसमें पेपर ही पूरा नहीं हो पाता, तो सर मार्क्स कैसे आएंगे, चर्चा करूंगा मैं इस पे। फिर दूसरी जो प्रॉब्लम है सर वो है गंदी हैंडराइटिंग, बैड हैंडराइटिंग, है ना, तो इसका ध्यान रखना, बैड हैंडराइटिंग सर, इस ये भी समस्या है। फिर समस्या है सर हमारे आंसर्स में ना काटापीटी बहुत होती है, कट्स बहुत लग जाते हैं। लिखते तो अच्छा है लेकिन सर कुछ चीज मिस हो जाती है तो हम कट लगा देते हैं, कोई गलत होती है तो कट लगा देते हैं, और सर उससे हमारा पूरा रिप्रेजेंटेशन खराब हो जाता है। चौथी जो बात है वो याद नहीं रहता कि लिखें क्या, क्वेश्चन कहाँ का है, कौन से चैप्टर का है, लिखें क्या आंसर में। तो बेटा इन पर मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ धीरे धीरे लिख पाते हैं। तो बेटा अगर मैं बात करूँ सीबीएसई की और एमपी बोर्ड की, तो सीबीएसई एमपी बोर्ड का लेवल थोड़ा अलग है। सीबीएसई का पेपर लेंदी होता है, एमपी बोर्ड का पेपर उतना लेंदी नहीं होता है। तो मुझे नहीं लगता कि समय वाली प्रॉब्लम आपको आनी चाहिए। आप अगर एक नॉर्मल राइट स्पीड है आपकी तो आप अच्छा कर ले जाओगे, पूरा कर लोगे पेपर। दूसरी बात है सर बैड हैंडराइटिंग। तो मेरी कई टीचर से बात होती है, मैं खुद कॉपी बच्चों की देखता हूँ। तो बेटा बहुत जरूरी हैंडराइटिंग, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग हो, ये तो जरूरी है ही, लेकिन किसी बच्चे की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, एवरेज है, तो क्या सर उसके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। आप ध्यान ये रखना कि अगर आपकी हैंडराइटिंग एवरेज है, बहुत अच्छी नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपके वर्ड्स में जो गैप होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वर्ड के पीछे वर्ड लिख दिया, खत्म ही नहीं हुआ, तब तक दूसरा लिख दिया, फिर वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते चेक करने वाले। आपको अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है तो वर्ड्स के बीच में प्रॉपर गैप दिखना चाहिए। क्या ये बात समझ आ रही है ना भाई? तीसरी बात है कट्स इन आंसर्स। जनरली बच्चे क्या करते हैं, पेपर पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद तुरंत आंसर लिखने चले जाते हैं। ऐसा ना करें। आप क्वेश्चन को पढ़ें और उसके बारे में 5 से 10 सेकंड सोचें। जब 5 से 10 सेकंड सोच लोगे तो एक पूरा थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाएगा कि मुझे आंसर में लिखना क्या है। जब इस तरीके से लिखते हो तो आंसर में कट नहीं लगते हैं, और आंसर में कट नहीं लगेंगे तो रिप्रेजेंटेशन अच्छा होगा, बहुत अच्छा रिप्रेजेंट कर पाओगे। अगर मान लो कट लगानी भी है तो ऐसा काटा पीटी ना करें बेटा, ऐसे ऐसे से काट पीट दिए, ऐसे ना करें। आप सिंपल सा काटना है तो ऐसे कट लगा दो। आप ऐसे कट लगा दोगे तो बेटा वो बढ़िया लगेगा कट आपका, ठीक है? तो ज्यादा काटा पीटी ना करें। फिर मुझे बात करती है सर याद नहीं रहता। यार ये याद रहने वाली समस्या ना बहुत बहुत कॉमन सी है बच्चों के साथ। सर ये समझ नहीं आता, वो ऑल्टरनेटिंग करंट से सवाल पूछा था कि सर वो ईएमआई से सवाल पूछा था, सर समझ नहीं आता। सर वो रे ऑप्टिक्स का सवाल था कि वेव ऑप्टिक्स का सवाल था, ये भी समझ नहीं आता। तो बेटा ये समस्या है ना? ये आपको एग्जाम में जब आप दे रहे हो ना तो फोकस्ड रहिए वहां पे, दाएं बाएं की चीजें ना सोचिए। आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़कर क्या समझ आ रहा है वो देखिए, और कोशिश करिए रिलेट करने की, मैंने कौन से चैप्टर में पढ़ा था, मैं क्या कर सकता हूं इसके लिए, है ना? और अगर कुछ भी समझ नहीं आए, चैप्टर तक समझ आ जाए तो उसमें कुछ ना कुछ लिख के जरूर आइए, छोड़ना नहीं है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि पेपर हाथ में आते ही क्या करना है। तो बच्चों सबसे पहले शुरुआत के 5 मिनट आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि पेपर में कौन सा सवाल टफ है, कौन सा सवाल आसान है, कौन सा सवाल मॉडरेट है। एक ये देखिए और उसके हिसाब से अपनी पूरी प्लानिंग करिए कि मुझे कौन से समय पर कौन सा सवाल करना है, किस सवाल को कितना समय देना है, ये सारी बातें आप ध्यान रखिए, है ना? प्रॉपर स्ट्रेटजी होना चाहिए आपके पास। दूसरा है अंडरलाइन यूनिट्स। बेटा ये मैं विशेष कहूंगा, न्यूमेरिकल्स में या कुछ डेरिवेशंस करवाने की बोलते तो वहां पर यूनिट्स को अंडरलाइन हम नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप यूनिट्स को अंडरलाइन कर लेते हो न्यूमेरिकल्स के दौरान तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। आंसर हमसे वो दिया है हमें सेंटीमीटर में, हमने निकाल दिया मीटर में, ये थोड़ा गलत हो जाएगा। अगर वो आपसे सेंटीमीटर में सारी चीजें करी तो सारी चीजों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, मीटर में ना करें। आधी चीज सेंटीमीटर्स में, आधी चीज मीटर्स में दी हुई है तो गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तीसरी बात क्या है, और वाले क्वेश्चंस। बेटा एमपी बोर्ड में खास बात यह है कि क्वेश्चन नंबर 7 से लेके और आखिरी क्वेश्चन तक हर सवाल में आपको चॉइस मिलती है, इंटरनल चॉइस हर सवाल में रहती है। तो बड़ी समझदारी के साथ आपको यह तय कर लेना है शुरुआत के 5 मिनट में कि मुझे कौन सा सवाल करना है, कौन सा क्वेश्चन मुझे करना है जो मुझे अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलवा सकता है, क्योंकि वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। अगर आपने गलत चॉइस कर लिया तो हो सकता है आप आंसर अच्छे से ना कर पाओ, या जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तभी इस बात का ध्यान दे सकते हैं कि मेरी जो चॉइस है
दोनों सवाल में से मुझे कौन सा करना है जिससे मैं अच्छे से कर भी सकता हूं और मुझे अच्छे मार्क्स भी मिल सकते हैं। जो आखिरी बात है वो एमसीक्यू अटेम्प्ट की है कि सर हम एमसीक्यू जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको सब हम पहले करें कि बाद में करें। बेटा ये आप बड़े बच्चे हो, मैं 10th में तो हमेशा कहता हूं कि बाद में कर लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप बड़े बच्चे हैं, आप अपनी सोच के हिसाब से, अपनी समझदारी के हिसाब से कभी भी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव को अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। जिस बच्चे को जैसी आदत है वो वैसा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, पेपर का जो प्रेजेंटेशन है वो कैसा होना चाहिए, कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले है कि मार्क कीवर्ड, जो कीवर्ड्स हैं उनको मार्क करना है। अगर आप कुछ आंसर लिख रहे हैं और उसमें कुछ लगता है कि ये बहुत जरूरी टर्म है तो उसको अंडरलाइन कर दें। जैसे एक एग्जांपल है, मैं अगर आप बात करूं आपसे ओम्स लॉ की, तो ओम्स लॉ के बारे में डेफिनेशन ये है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ गिवन ज्योमेट्री एंड मटेरियल द करेंट आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज वी। ये सबको पता है, लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है सर? इसमें ध्यान ये रखना है कि हमें कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। जैसे टेम्परेचर हमारा कीवर्ड हो गया, अंडरलाइन कर लिया। गिवन ज्योमेट्री और हमारा मटेरियल कीवर्ड हो गया, अंडरलाइन कर लिया। करंट, आई, वोल्टेज, डायरेक्ट, ये हम अंडरलाइन कर लेंगे बेटा। इससे होगा क्या, जो कॉपी चेक करने वाले भाई साहब होते हैं ना, उनका दिमाग, उनका ध्यान सीधा वहीं जाता है कि बच्चे ने बिल्कुल ठीक लिखा है और जरूरी चीजों को अंडरलाइन करके बैठा हुआ है। तो उसको पता है कि बच्चा भी कितना सोचता है इसके बारे में, समझ रहे हो? उसको पता है कि बच्चे को फिक्र है, इसका मतलब वो ठीक जज करेगा आपको। चलिए फिर मैं बात करता हूं अवॉइड शॉर्ट फॉर्म। कई बार बच्चे, आज व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम का जमाना है, बच्चे जो चैट में लिखते हैं वही पेपर में लिख देते हैं। जैसे कई सारे मैंने देखे हैं बच्चे ऐसा लिख देते हैं, अगर उनको बिकॉज लिखना है तो बिकॉज को लिख देते हैं। बेटा ऐसे नहीं लिखते, ये तो ठीक है, वो लिख देते हैं VCZ, ऐसा नहीं लिखना है। अगर उनको यू लिखना है तो यू नहीं लिखते, वो लिख देते यू ऐसा। ये गलत है, ये हमें नहीं करना है एग्जाम में, है ना? तो अभी ठीक कर ले, 2 दिन है, आप इस बात को ध्यान में रखें कि हमें शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है, बहुत गलत हो जाएगा आपके साथ। तीसरी बात है कि हमें सर प्रॉपर डायग्राम बनाना है। प्रॉपर डायग्राम बहुत जरूरी है। जिसका डायग्राम बहुत अच्छा, नीट एंड क्लीन बना हुआ है, आपने लेबलिंग बहुत अच्छी की है, एक एक चीज को दर्शाया है, तो समझ लीजिए एग्जामिनर जो आपके कॉपी चेक करने वाला है वो खुश है आपसे, भर भर के मार्क्स देने वाला है, समझ रहे हैं? तो एक डायग्राम आपको बहुत अच्छे से बनाना है और डायग्राम की प्रैक्टिस आपने पूरे साल भर करी होगी। जिन डायग्राम्स में दिक्कत है, आपके पास 2 दिन है, आप आसानी से प्रैक्टिस कर लें और बढ़िया से बेटा डायग्राम बनाएं। तीसरा जो बात है, चौथी जो बात है वो है ये है कि हमें हर आंसर के बाद गैप देना है, कम से कम 2 लाइन का गैप रखना है बेटा। क्या करते हैं, एक आंसर खत्म हुआ, उसके नीचे दूसरा आंसर, एक ही लाइन में, पता ही नहीं चलता कि आंसर खत्म हुआ है, क्या हुआ, पैराग्राफ चेंज किया है, क्या किया है। आप ध्यान रखें, अगर आपका एक आंसर खत्म हो गया है तो आपको उसके बाद कम से कम 2 लाइन का गैप देना है। अगर आप लाइन बना सकते हो बीच में अच्छी बात है, लेकिन 2 लाइन का गैप तो कम से कम रखिए। अगली जो बात है वो है यूज बॉक्स फॉर न्यूमेरिकल आंसर्स। बच्चे जनरली क्या करते हैं, वैसे तो एमपी बोर्ड में न्यूमेरिकल्स कम ही आते हैं, एक न्यूमेरिकल आता है, हद हो जाएगी तो 2 आ जाएंगे, इससे ज्यादा न्यूमेरिकल आते नहीं है। लेकिन बेटा न्यूमेरिकल में जब आंसर लिखते हैं ना, जो आंसर फाइनल आता है उसको बॉक्स में जरूर बंद किया करें। उससे क्या होता है, कॉपी चेक करने वाले का ध्यान जाता है कि बच्चा अटेंटिव है, उसने आंसर को बॉक्स में बंद किया हुआ है। तो ये हमारी समझदारी है कि हम उसको बंद कर देंगे तो हम सामने वाले को दिखा सकते हैं कि हमने ठीक ठीक किया होगा। आ जाइए फिर ऑर्डर ऑफ आंसर। एक्चुअली होता क्या है, बच्चे इस ऑर्डर को ऐसा कुछ बना देते हैं, ऐसा कुछ सजा देते हैं कि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है ना यार, वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। 5वां क्वेश्चन, 5वें के बाद 20वां क्वेश्चन, फिर लौट के आए 13वां क्वेश्चन, फिर 15वां क्वेश्चन। ये सीक्वेंस बेटा बहुत गड़बड़ है। आप सीक्वेंस में चीजें करें, सीक्वेंस में करें। जो सवाल आपसे नहीं बन रहा है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, उसके लिए जगह छोड़ दें, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं करना है, खिचड़ी नहीं पकानी है भैया। खिचड़ी पक जाएगी तो फिर वो समझ लो उसके दिमाग में पक गई तो क्या होगा, वो समझे आप बात को, है ना? तो ये नहीं करना है, हमें ध्यान रखना है बिल्कुल। ऑर्डर ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी ऑर्डर से हमें। अगर 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो भी जाते तो कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 में चलेगा, लेकिन आप बहुत ही ज्यादा ऑर्डर चेंज कर रहे हो तो बेटा वो फंस जाओगे आप फिर, है ना? फिर लास्ट बात जो है वो है ट्राई टू राइट आंसर इन पॉइंट फॉर्म। अगर आपसे वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है तो कोशिश करिए कि 3 पॉइंट में आंसर लिखने की कोशिश करें। 4 मार्क्स का पूछ रहा है तो 4 में लिख दें। मतलब मेरा कहने का मतलब है, जब आप आंसर को ना पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, तो उससे आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है। सामने वाले को भी खटाखट सारी चीजें पता है कि यार बड़े नंबर से लिख दिए, चेक कर लो, हाल हो जाएगा, है ना भैया? तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। अगली बात जो मुझे बात करनी है आपसे वो ये है कि डेरिवेशन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। देखो भैया, डेरिवेशन वाली बात है ना, बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको पूरी डेरिवेशन आती है, बिल्कुल शुरुआत से लेके अंत तक एक एक स्टेप आता है। और दुनिया भर के टीचर पढ़ाते हैं,
तो सभी टीचर्स का, अधिकांश टीचर का तरीका डिफरेंट होता है। मतलब मैं अगर पढ़ा रहा हूँ बच्चों को तो मेरा तरीका हो सकता है डिफरेंट हो, बाकी टीचर्स का थोड़ा डिफरेंट हो। तो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है आपका, उसके दिमाग में सारे तरीके उस समय नहीं है। आप ये मान के चलो, उसको तो ये देखना है कि आपने डेरिवेशन की कैसे है, आपका सीक्वेंस क्या है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैं बता दूं बेटा, सबसे पहले डेरिवेशन में हमें ध्यान रखना है कंसीडर का, कि हमारा जो कंसीडर है ना बेहतरीन होना चाहिए। सबसे पहले ध्यान रखना है कंसीडर। अगर आप कंसीडर प्रॉपर लिख देते हो ना, समझ लो आपने आधा काम कर दिया है। कंसीडर का ध्यान रखना है, आपको बेहतरीन डायग्राम बनाना है, बेहतरीन डायग्राम। अगर आप ये दो काम कर दोगे ना, आप समझ लो कि आपने 50 से 60% काम कर दिया, ज्यादा ही कर दिया है। क्योंकि ये दो चीजें हैं जिन पर सबसे पहले ध्यान जाता है कॉपी चेक करने वाले का। तो आपको कंसीडर प्रॉपर, डायग्राम बिल्कुल प्रॉपर, बिल्कुल लेवलिंग बिल्कुल ठीक करनी है, मजे आ जाए उसको, है ना। फिर इसको करने का तरीका क्या है? तरीका ये है कि आप स्टेप्स डेरिवेशन के प्रॉपर लिखें, है ना। लिख रहे हैं आप, अब बीच में स्टेप्स आप भूल गए तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप लिखते जाएं। फाइनल रिजल्ट तो आपको याद रहता ही है, फाइनल तो वो तो आप सबको याद रहता है ना। तो फाइनल रिजल्ट आपको याद है। शुरुआत में हमने कंसीडर बहुत अच्छा लिख दिया, हमने डायग्राम बहुत अच्छा बना दिया है। अगर बीच में हमारे स्टेप्स गायब भी हो जाते हैं या नहीं भी आ रहे हैं तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉपर सीक्वेंस में लिखते जाएं, नहीं बना तो कोई बात नहीं, छोड़ दें, गलत हो गया तो भी वहीं, लेकिन प्रॉपर जो रिजल्ट है फाइनल रिजल्ट, उस पर विशेष ध्यान देना है, उसको बॉक्स में बंद करके, है ना, इसका विशेष ध्यान देना है। तो अगर आप ऐसे करोगे तो आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे, स्टेप मार्किंग भी मिलेगी आपको। स्टेप मार्किंग बेटा हम खिचड़ी पकाते हैं तब नहीं मिलती है, तो वो खिचड़ी हमें नहीं पकानी है। कंसीडर प्रॉपर लिखना है, डायग्राम बहुत अच्छा बनाना है, बीच में जो स्टेप गड़बड़ होने दो, हो रहे हैं तो फिर हमें फाइनल रिजल्ट भी बहुत अच्छा लिखना है। आ जाइए सर, न्यूमेरिकल्स करते समय क्या याद रखें? यार वैसे तो न्यूमेरिकल्स एमपी बोर्ड में पूछते नहीं है, बहुत कम पूछते हैं, लेकिन पूछ भी लें तो क्या करें सर? तो पूछ लें तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि न्यूमेरिकल करने का एक तरीका होता है जिससे हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। वो क्या तरीका है बेटा? सबसे पहले न्यूमेरिकल में हमें ध्यान रखना है, गिवन लिखना है पूरा। सबसे पहले लिखना है हमें गिवन, क्या क्या डेटा हमें गिवन है वो सारा डेटा हमने लिख दिया, जो भी डेटा है वो सारा लिख दिया। फिर क्या करना है? फिर हमें ये ध्यान रखना है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, इसकी चर्चा होनी चाहिए, है ना। फिर कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है, फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं, ये वाला फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले, वो फॉर्मूला हमने वहां पे मेंशन कर दिया। फिर उसके बाद फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट करते जाने हैं। अगर हम इस सीक्वेंस में चल रहे हैं तो यकीन मानो आप बिल्कुल सही पाथ पर हैं। अगर आप ऐसे कर दे रहे हो ना तो बेटा अगर आपका आंसर भी नहीं आ रहा है तो आपको प्रॉपर स्टेप मार्किंग मिलने वाली है। परेशान ना हो, हम खिचड़ी पकाते हैं ऐसा, हम शुरुआत ही करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला रखा, वैल्यू पुट करें, सब कबाड़ा कर दिया। परेशान नहीं होना है ना, इन चीजों को लेकर। इस तरीके से करोगे तो पूरे मार्क्स ले आओगे। चलिए, अच्छा, और दूसरी बात ये भी है कि न्यूमेरिकल, अभी मैंने कहा था कि प्रॉपर आंसर को हमें बॉक्स में बंद करना है। बॉक्स में बंद करना ना भूलें, बॉक्स में बंद करें ना बेटा, है ना। फाइनल आंसर को हमें बॉक्स में बंद करना है। अगली बात, ये जो फाइनल टिप्स हैं वो क्या क्या हैं? सबसे पहली तो बेटा जो टिप है हमारी तरफ से वो ये है, मतलब वो जो होनी चाहिए वो ये है कि टफ क्वेश्चन जो है, वैसे तो एमपी बोर्ड में टफ क्वेश्चन आते ही नहीं है, चॉइसेस भी होती है तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है वहां। अगर टफ क्वेश्चन हो भी तो उसको छोड़ दें। और यहां पर मैं बात बेटा न्यूमेरिकल की कर रहा हूं, क्योंकि थ्योरी वाले सारे तो आपसे बन जाएंगे, डेरिवेशन वाले आप बना लोगे। न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा हम समय खराब कर देते हैं, एक बार नहीं बना, दूसरी बार नहीं बना, तीसरी बार नहीं बना। समय खराब नहीं करना है, छोड़ देना है, बाद में अगर रहेगा समय तो कर लेंगे, उसके पीछे पागल नहीं होना है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जो लास्ट के 10 मिनट हैं वो बेटा आपको रिजर्व करके रखने हैं। उस लास्ट के 10 मिनट में आपको पूरे पेपर को, कॉपी को सरसरी निगाहों से पलट कर देख लेना है कि मैंने जो किया है क्या वो ठीक किया है, कुछ छूट तो नहीं गया, क्या मैं कुछ ऐड कर सकता हूं। तो बारीक चीजें जो लास्ट के 10 मिनट में आप कर सकते हैं, वो लास्ट के 10 मिनट में आप सरसरी निगाहों से फटाफट से देख लीजिए, क्योंकि अब पेपर तो पूरा हो चुका है, कुछ छूट तो नहीं गया, कुछ यूनिट मिस तो नहीं हो गई, कोई बॉक्स तो नहीं बनाया, ऐसा आप देख लीजिए ना। फिर तीसरी बात है, ना आए फिर भी लिखना है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में। मतलब ऐसा नहीं करना है कि भैया ये सवाल मुझसे आता ही नहीं है या ये क्वेश्चन मुझे समझ ही नहीं आ रहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है बच्चों। आपको कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड लिखना है। देखो, छोड़ दोगे तो मार्क्स तो गए, बिल्कुल नहीं मिलने वाले, लेकिन लिख दोगे तो कुछ तो मिलने की संभावना है। तो छोड़ना नहीं है, लिखना है। समझ गए बच्चों? तो ये मेरी तरफ से आपके लिए फाइनल टिप्स हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सारी बात मैंने जो आपके साथ की,
वो आपको समझ आई होंगी एक एक बात। बहुत ज़रूरी बातें थी, हम ध्यान नहीं रखते इन छोटी छोटी चीज़ों का, लेकिन बहुत ज़रूरी है। और जो भी मैंने बताया ये आपको 2 दिन नहीं, एग्ज़ाम में भी और एग्ज़ाम तक जब आप लिख रहे होंगे तब तक भी आपको याद रखना है। परेशान होना नहीं है, पूरे साल भर पढ़ाई करी है तो सब कुछ आपको आता है, खुद पर भरोसा रखना है। ठीक है बच्चों, तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सभी बच्चों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से एग्जाम दो और मुझसे आके मिलना जरूर।